यूएसए के एक सांसद का यह कहना है कि इजराइल को हमास के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके उसको सफा कर देना चाहिए। यह बात कितने हद तक साबित हो सकती है और वाकई में अगर इजराइल चाहे तो क्या हमास के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके उसका सफाया कर सकता है, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जिस समय यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया था, तो क्या वही कंडीशंस आज बन चुकी हैं कि इजराइल हमास के ऊपर अटैक करे? क्या न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान है कि एक बातों में कह दिया गया है कि न्यूक्लियर अटैक जो है वो कर दिया जाए? आप लोगों को पता होगा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री ने एक बार ऐसा कह दिया था कि हम लोग हमास के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं। उसके विरोध में वापस से ये कहा गया कि इस मंत्री को ही हटा दो अपने पद से। मतलब ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है। मतलब ये बात तो सही है, साबित है कि इजराइल ना चाहते हुए भी यानी कि कभी भी जो है वो अटैक नहीं करेगा हमास के ऊपर, क्योंकि हमेशा जब बात होती है तो बराबरी की बात होती है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर को और वाकई में हम लोग बात करेंगे क्या यूएसए इजराइल को हेल्प करेगा इस न्यूक्लियर अटैक के लिए या फिर इजराइल खुद सक्षम है न्यूक्लियर अटैक करने के लिए हमास के ऊपर। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। आप लोग देख सकते हैं कि यूएस के सीनेटर हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा देना चाहिए किसके ऊपर, हमास के ऊपर इजराइल के द्वारा। लिंडसे ग्राहम जो है वो इनका नाम है। यूएस शुड हिट ईरान बेस। बेसिकली क्या है कि इनके द्वारा पहले भी एक विवादित बयान जो है वो दिया गया था कि ईरान को ही जो है उस मैप से हटा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ईरान न्यूक्लियर जो अटैक है वो किसी देश के ऊपर करे और इससे पहले ही ईरान को इस वर्ल्ड के मैप से हटा देना चाहिए। ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल जो कमेंट है वो पहले भी कर चुके हैं। बात करते हैं कि इससे पहले भी यूएस ने पहले भी कई बार कहा है कि यूएस कंट्रोवर्शियल कमेंट्स ऑन गाजा के ऊपर कहा है कि जिस प्रकार से नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो अटैक किए गए थे वो अटैक वापस से करने चाहिए इजराइल को हमास के ऊपर। लेकिन इतना आसान है क्या? मतलब कोई हलवा है क्या न्यूक्लियर अटैक करना? आज अमेरिका समझता है कि मेरे पास में अगर न्यूक्लियर पावर है तो सभी देश जो है वो मेरे दबाव के अंदर है, मैं किसी भी देश को न्यूक्लियर अटैक करके खत्म कर सकता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के अंदर एक मंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि वो जो मंत्री थे उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा देना चाहिए गाजा के ऊपर ताकि वो पूरा तरीके से साफ हो जाए। और उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने उस मंत्री को वहां से सस्पेंड कर दिया था। इन तमाम बातों से आज ये तो जाहिर हो चुका है कि इजराइल कभी भी गाजा के ऊपर अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब से। क्यों नहीं करेगा, उसके रीजंस हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और हम लोग जानेंगे कि वाकई में जब जापान के ऊपर अटैक किया गया था तो उस समय अमेरिका के पास में क्या कंडीशन थी। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। 75 टेक्निक्स जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च बेस पर पेपर्स पर आधारित है। मैंने टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं। 75 डेज तक रेगुलर मैंने आप लोगों को इसके बारे में फॉलो अप किया है और 75 रियल स्टोरीज मैंने आप लोगों को बताई है जिनकी मदद से आप लोग ये सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि यार जिन्होंने पोर्नोग्राफी को एक्सेस किया है उन्होंने अपना फोकस, कंसंट्रेशन किस तरीके से लूज कर दिया और वो अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाए। वो गलतियां आप लोग ना दोहराएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पोर्नोग्राफी से आप लोग दूर रहे। इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, ये जो पिक्चर आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये हिरोशिमा की है। देखिए, दो शहर हैं जापान के 2 शहर हैं। जापान टोटल जो है वो 4 आइलैंड से मिलकर बना है। एक तो है होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। इनके अंदर जो 2 आइलैंड्स हैं यानी कि होन्शु और क्यूशु, यहां पर 2 शहर स्थित हैं। एक का नाम तो है हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी। हिरोशिमा जो है इसके ऊपर बॉम्ब गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया था और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। दोनों की अलग अलग डेट है, ठीक है। ये जो डेट है, इस दिन जो बॉम्ब गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम था क्या? लिटिल बॉय इसका नाम था और इसका नाम था फैट मैन। ये इनके नेम थे। जब ये बॉम्ब गिराए गए थे तो यहां पर इस्तेमाल हुआ था यूरेनियम यानी कि 6 अगस्त 1945 को, और यहां पर प्लूटोनियम जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। दोनों के अंदर फर्क था। हिरोशिमा पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था तो उस समय यहां पर 80,000 जो लोग थे, एटम बॉम्ब जो गिराया गया था 80,000 लोग मरे थे, जबकि नागासाकी के अंदर लगभग 40,000 लोगों की मौत जो है यहां पर हुई थी। यहां पर कम क्यों हुई, इसका रीजन क्या था
कि जब ये बॉम्ब गिराया गया था तो उसके लिए B-52 एक बॉम्बर जो प्लेन होता है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये जो बॉम्ब था उसको हवा के अंदर ही गिरा दिया गया था। ये जमीन से टकराया था हिरोशिमा के अंदर, लेकिन नागासाकी के अंदर वो जमीन से नहीं टकराकर वो हवा के अंदर ही ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण मौत तो हुई लेकिन कम लोग जो है उसके अंदर मारे गए थे। यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ था हिरोशिमा के अंदर। इतनी बात समझ में आई। देखिए ये जो B-52 बॉम्बर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था, उससे बॉम्ब गिराने के अंदर लगभग 44 सेकंड्स का समय लगा था। मतलब उस बॉम्बर प्लेन ने जब उस बॉम्ब को छोड़ा और वो जमीन से टकराया तो लगभग 44 सेकंड्स उस समय लगे थे। खैर वो एक फैक्ट की बात है, लेकिन ये जो फोटोज आप लोग देख रहे हैं जिसके निशान आज भी आप लोग देखते हैं जापान के अंदर, लेकिन जापान ने कभी भी वापस से जो है वो हमला नहीं किया यूएसए के ऊपर। देखिए यहां पर जापान है और यहां पर ये यूएसए है। अब यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया, सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा हो कि यार देखो यूएसए कितना बड़ा डिक्टेटर है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर रहा है। रीजन क्या था पहले वो समझिए। जापान जो था वो ये समझता था कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है और हम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। जापान को कहीं ना कहीं अंदेशा ये था कि हमारी बराबरी अगर कोई देश कर सकता है तो वो है यूएसए, और यूएसए को उसने पीछे करने के लिए उसके एक यहां पर आप लोग को दिखाई देगा हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड के ऊपर उसका एक नेवल बेस था, उसका एयरफोर्स बेस था, उस पर सबसे पहले जापान ने जो है वो अटैक किया था। जब जापान ने अटैक किया था तो लगभग 200 के आसपास विमान जो है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 200 के आसपास जो फाइटर जेट्स हैं वो इनके खत्म हो चुके थे अमेरिका के, और लगभग 80 जो नेवल शिप्स थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। इससे अमेरिका बहुत परेशान हुआ और अमेरिका ने कहा कि ठीक है अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इसका टेस्टिंग किया ही है, क्यों ना जापान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। तो उस समय यूएसए और रशिया जो है ये दोनों होड़ के अंदर थे कि आखिरकार आगे कौन निकले। मतलब रशिया जो है उसके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब था और यूएसए जो है उसके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब था, लेकिन जो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा वही विश्व विजेता होगा। और इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया था यूएसए ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे। लेकिन उस समय जापान और यूएसए दोनों इक्वल कंडीशन के अंदर थे और इसीलिए बराबरी की होड़ के अंदर ही ये बॉम्ब गिराया गया था। हम लोग अब आते हैं इजराइल और हमास के ऊपर। इजराइल हमास के ऊपर इसलिए बॉम्बिंग नहीं करेगा क्योंकि दोनों अभी बराबरी की कंडीशन में नहीं है। इजराइल अगर चाहे तो एक दिन के अंदर गाजा का सफाया कर सकता है, इत्तू सा तो वहां पर जगह है गाजा स्ट्रिप के ऊपर, और हमास जो है उसको तो सफा करने में उसको मुश्किल से एक दिन लगेगा। लेकिन बात जो है वो हमेशा बराबरी की होती है, लड़ाई हमेशा बराबरी वाले के साथ में होती है। इसलिए इजराइल जो है वो कभी भी यूएसए के कहने पर भी हमास के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नहीं गिराएगा। ये बात आप लोग जरूर अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। यहां पर ये जो प्लेन आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है B-52, बोइंग कंपनी का है, 52 है, जिसको यूएसए आज भी इस्तेमाल करता है। इसके अंदर 8 इंजन लगे हुए हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल 8 इंजन जो है इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसी के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग की गई थी। ठीक है, अच्छा अब देखिए हाल ही में आप लोग को पता होगा कि पैलेस्टाइन को लेकर यूएन के अंदर वोटिंग भी हुई थी। वो जो रेजोल्यूशन था वो पैलेस्टाइन के पक्ष में रहा और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि यूएन की मेंबरशिप जो है वो पैलेस्टाइन के पास में आ जाए। लेकिन अमेरिका ने शुरुआत के अंदर, मतलब आज से 1 महीने पहले अमेरिका ने इसके लिए वीटो किया था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 10 मई को वापस से यूएन के अंदर वोटिंग हुई है और वहां पर 193 जो कंट्रीज हैं उनमें से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में जो है वोटिंग की है, जबकि विरोध के अंदर अमेरिका और इजराइल जो है इसके विरोध के अंदर शामिल थे। ठीक है, इसके बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई जो है वो हो गया है। तो रिसेंटली इजराइल जो है वो क्या हो चुका है, पैलेस्टाइन जो है वो यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है। तो ये बात सरासर गलत है कि इजराइल जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो हमास के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन बराबरी नहीं है ना। अगर हमास मान लीजिए कि इजराइल की बराबरी करने वाला हो तो एक देश अपनी जो पावर है इसको साबित करने के लिए न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, लेकिन अभी इजराइल उस कंडीशन में नहीं है। तो वो जो यूएसए के यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने वो जो बात कही है वो केवल और केवल रिपब्लिक पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है और कुछ भी नहीं है। कोई न्यूक्लियर अटैक जो है वो नहीं होने वाला है हमास के ऊपर। इजराइल यूं ही जो है उसका सफाया कर देगा, चलते फिरते ही कर देगा। चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई हैं जो कि रिसर्च पेपर्स पर बेसिस हैं।
बहुत फायदा आप लोगों को करेंगे। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी से कनेक्टेड हैं, देखते हैं, तो आप लोग जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये आप लोग को उससे दूर करके आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज करेगी। और आप चाहे बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं, आप लोग को लगता है कि यार मैं 10-15 नंबर से फेल होता हूं, तो आपको जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। स्टडी ग्लोस, आप लोग इस कोड का यूज करके डिस्काउंटेड प्राइस में मात्र 300 के अंदर वेबसाइट से इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हर डायमेंशन जो है उसके अंदर कवर करूं, लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है। उस सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूं। आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।